तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था इक्विलिब्रियम डायग्राम का, जिसमें कि हमें देखना है कि जिसमें कि दो मेटल्स पार्टली सॉल्युबल होंगे लिक्विड स्टेट में एंड कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे सॉलिड स्टेट में। ये वाला जो रिएक्शन है इसको कहते हैं हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, इसका नया नाम है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है या पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फेज से या एक तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से दूसरे तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है जस्ट अपोजिट होता है यूटेक्टिक सिस्टम का। यूटेक्टिक अभी तक हमने जो देखा यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ये अपोजिट होता है, इसके जस्ट अपोजिट चलता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, एक यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड मिलकर के एक नया सॉलिड बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक नई चीज होती है। यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा था सॉलिड से लिक्विड से कुछ हो रहा था, लिक्विड से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या होता है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में पेरिटेक्टिक में लिक्विड प्लस सॉलिड जब कंबाइन होते हैं तो उससे क्या होता है, एक अलग तरह का सॉलिड जो है फॉर्म होता है। तो इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें ये जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे ये है प्लेटिनम सिल्वर का। प्लेटिनम और सिल्वर के एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया गया है और इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं प्लेटिनम सिल्वर में पाए जाते हैं और इस तरह के एग्जांपल्स में पाए जाते हैं। देखिए इसमें भी वर्टिकल एक्सिस में टेम्परेचर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास कॉम्पोजिशन है सिल्वर का और प्लेटिनम का। यहाँ पे सिल्वर का परसेंटेज जो है 0 से मैक्सिमम जाता है 100% और यहाँ पे 0 से यहाँ मैक्सिमम जाता है 100%। ठीक है, ये चीज तो सारी बेसिकली ऐसी हो गई। ठीक है, बाकी आपको देखना है कि यहाँ पे ऊपर जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो दिख रही है हमको, ये जो है ये लिक्विड के नीचे की लाइन है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, लिक्विडस लाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लाइन दिख रही है हमको, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये सॉलिडस वाली लाइन हो गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्वस वाली लाइन हो गई। यहाँ पे जो सॉल्वस वाली लाइन है इसमें क्या होता है, हमारा मेटल जो है फिर से ट्रांसफॉर्म होता है। तो इतनी तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं लिक्विड के साथ सॉलिड कंबाइन होकर के एक नया सॉलिड बनाता है। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, इसमें भी देखिए आपको अल्फा सॉलिड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जब 0 से 10 के बीच में हमारा सिल्वर रहता है तो यहाँ पे एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा बनता है, यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन बनता है अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक नया सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है वो है डेल्टा। ठीक है, अब इन दोनों सॉलिड सॉल्यूशन का जब लिक्विड के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो एक नया तरह का सॉलिड जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे ये लिक्विड है और ये अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन, तो इससे मिलकर के क्या हो रहा है कि इस तरह का एक सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डेल्टा है और यहाँ पे लिक्विड है, इन दोनों से मिलकर के क्या बन रहा है, एक ये सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। इस तरह से इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे एक लिक्विड और एक सॉलिड से मिलकर के एक अलग तरह का सॉलिड बनता है, उसी तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, अब आखिरी में लास्ट में यहाँ पे जो हमारे पास दो सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं, डेल्टा और अल्फा जो बन रहा है, अल्फा और डेल्टा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा बीच में। तो ये जो दोनों कॉम्बाइन होकर के बीच में क्या बनाएंगे, अल्फा प्लस डेल्टा। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, देखिए ये रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन से आप समझ जाइए, यहाँ पे एक लिक्विड है, सॉलिड के साथ कंबाइन होगा और सॉलिड नंबर 2 बनाएगा। एक सॉलिड के साथ कंबाइन होकर सॉलिड नंबर 2 बनाएगा, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डायग्राम यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए लिक्विड और सॉलिड कंबाइन होकर के क्या होता है, एक नया सॉलिड जनरेट होता है। यहाँ पे वही फिगर बना हुआ है प्रीवियस वाला। इट इज अ रिएक्शन दैट occurs during the solidification of some alloy where the liquid phase reacted with solid phase to form a solid phase of different composition। वही चीज लिखी है, जब एक लिक्विड किसी सॉलिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या कराएगा, डिफरेंट कॉम्पोजिशन का, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर का एक सॉलिड फेज जनरेट होगा उसमें। लाइक सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंड यूटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन is also a mechanism of solidification shown by various metal system but it is comparatively less common। मतलब कि ये जो है जैसे आपका यूटेक्टिक रिएक्शन होता है उसी तरह से पेरिटेक्टिक रिएक्शन भी एक रिएक्शन है, बट ये जो है मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलती, रेयरली होती है।
ये प्लेटिनम और सिल्वर तरह के मेटल्स जो होते हैं हम हमारे फील्ड्स में ज्यादा यूज नहीं करते, कम से कम यूज करते हैं। A peritectic reaction is just the opposite of the eutectic reaction। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, जस्ट अपोजिट है। यूटेक्टिक जो रिएक्शन होती है उसका जस्ट अपोजिट चलता है ये। Assuming very slow rate of cooling, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे या एक कंपोजिशन को कंसिडर करेंगे। उस कंपोजिशन में हम क्या करेंगे, नीचे मूव करके देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Assuming very slow rate of cooling, the peritectic reaction will occur only in those platinum silver alloy that contains between 12% and 69% of silver। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट से अगर हम वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, ये कहाँ पे आता है, ये 12% पे आता है। और अगर इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, ये 69% पे आता है। तो ये जो है सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब सिल्वर का परसेंटेज 12 से लेकर के 69 के बीच में होगा, ठीक है, इसी के बीच में क्या होंगे, हमारे पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगा। इसके अलावा ना ही इस तरफ 12% के कम में पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगा और ना ही 69% से ज्यादा सिल्वर होगा तब पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगा। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन जो है सिर्फ 12% सिल्वर से लेकर के 69% सिल्वर जब तक होगा तब तक के बीच में ही होगा, उसके बाद नहीं होने वाला। Considering a liquid melt composition of Z that is containing 25% silver। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 25% सिल्वर वाले ये जो लाइन है, इसी लाइन को अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम वर्टिकली नीचे ड्रॉ करते हैं, ये कौन सी लाइन है, ये है 25% सिल्वर वाली लाइन। अब इस लाइन से हम नीचे धीरे धीरे मूव करते हैं तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन commences at T1। इसका मतलब ये है T1 कहाँ टेम्परेचर है, ये लिखा हुआ T1। ये लाइन अगर आप यहाँ जोड़ देते हैं, हम ये लाइन को अगर हम यहाँ वर्टिकली जोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये पॉइंट पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ते हैं तो टेम्परेचर क्या आता है, T1। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 डिफाइन नहीं किया गया कितना है, लेकिन ये मान के चलिए टेम्परेचर T1 है। अब उसके बाद अगर ये धीरे धीरे मूव करता है, यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गया, सॉलिडिफिकेशन क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहला क्रिस्टल बन गया। अब धीरे धीरे करके हम नीचे मूव करते जाएंगे तो ये जो नीचे वाला फेस रहेगा, लिक्विडस लाइन के नीचे कौन सा होता है, लिक्विड और सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब नीचे सॉलिड कौन सा है, यहाँ पे अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन है, तो इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, लिक्विड प्लस अल्फा। ये दोनों मिलकर के बनाएंगे लिक्विड प्लस अल्फा कॉम्बिनेशन। एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अल्फा इनिशियली ऑफ कंपोजिशन W begins to form। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो W, उसको नाम दिया गया W कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन जो रहेगा पूरा नीचे तक चलेगा। कब तक चलेगा नीचे, जब तक कि हमारा ये वाला टेम्परेचर जो है, कौन सा टेम्परेचर, पेरिटेक्टिक टेम्परेचर TP नहीं पहुंच जाता, तब तक यही कॉम्पोजिशन रहेगा, W कॉम्पोजिशन रहेगा। बस ये रहेगा कि ऊपर हाई टेम्परेचर में क्या होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, और नीचे लोअर टेम्परेचर पे जैसे पहुंचता जाएगा वहां पे क्या होगा, आपका जो सॉलिड वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होता जाएगा, ऊपर लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा रहेगा। द सिलेक्टिव क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अल्फा कंटिन्यूज डाउन टू द TP द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर। वही चीज है यहाँ पे सिलेक्टिव, इस सिलेक्टिव की बात कर रहे हैं, 25% सिलेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर हम 25% 25% सिल्वर को लेते हैं और नीचे मूव करते हैं तब क्या होगा, TP तक टेम्परेचर क्या रहेगा, जब तक TP नहीं पहुंचेगा तब तक अल्फा बना रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। When the alloy reaches this temperature, it is composed of solid solution alpha dendrites and composition B and the liquid of composition D। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक पॉइंट लिखा हुआ है B पॉइंट, एक पॉइंट लिखा है कौन सा, B पॉइंट। ये जो बना है B पॉइंट और ये बना है D पॉइंट। ठीक है, और ये इन्हीं पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बीच में B पॉइंट पे सिल्वर 12% है और D पॉइंट पे सिल्वर 69% है। तो इन दोनों पॉइंट पे क्या होगा, कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जब कह रहे हैं कि B पॉइंट पे क्या होगा, अल्फा कंपोजिशन का डेंड्राइड होगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा अल्फा है, तो इसका मतलब क्या होगा, B पॉइंट पे भी अल्फा होने वाला है। यहाँ पे जो B पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी अल्फा कॉम्पोजिशन होगा। और यहाँ पे D पॉइंट है, तो D पॉइंट है, ये किसके कॉन्टेक्ट में है, लिक्विड कंपोजिशन के कांटेक्ट में। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये लिक्विड वाला एरिया है, यहाँ पे हम पूरा देख रहे हैं ये लिक्विड वाला एरिया है। तो अब क्या होगा, D पॉइंट कौन सा होगा,
ये लिक्विड कॉम्पोजिशन होगा कौन सा, डी का, ठीक है, डी कॉम्पोजिशन का लिक्विड वाला हिस्सा होगा। और ये किस प्रपोर्शन में रहेंगे, ये किस प्रपोर्शन में रहेंगे, अगर हम इसको रेशियो निकालते हैं तो अल्फा अपॉन लिक्विड कितना होगा, लाइन आर डी अपॉन आर बी। अगर हम इस लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट बना है आर, अगर इस सेंटर पॉइंट की बात करें जहां से हमने 25% सिल्वर से नीचे मूव कराया था, कहां तक, पेरिटेक्टिक टेम्परेचर तक मूव कराया था, तो जिस पॉइंट पे वो कोइंसाइड करता है, क्रॉस करता है, उसी पॉइंट को हमने नाम दिया है आर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अल्फा कितना होगा, अल्फा अपॉन लिक्विड का जो रेशियो रहेगा वो किसके बराबर होगा, आर डी, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, आर डी अपॉन आर बी, ये लिखा हुआ आर डी अपॉन आर बी। तो अगर हमें रेशियो निकालना है लिक्विड का, कितना रेशियो लिक्विड का अल्फा के साथ है, तो आप इस तरह से डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी चीज। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, a peritectic temperature at a peritectic temperature 1185 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पे, यही है जो आपका पेरिटेक्टिक टेम्परेचर जो यहाँ पे लिखा हुआ है टीपी, ये टीपी कितना है 1185 डिग्री सेल्सियस। इन दिस केस द डेंड्राइट्स बिगन्स टू रिएक्ट विद द रिमेनिंग लिक्विड एंड फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन डेल्टा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जो रिमेनिंग लिक्विड है, क्योंकि यहाँ तक जो लिक्विड था, इस टेम्परेचर तक जो लिक्विड था वो तो ठीक था, वो क्या कर रहा था, अल्फा के साथ क्या बना रहा था, एक हमको कॉम्पोजिशन बना था अल्फा प्लस लिक्विड। लेकिन अगर आप इस टेम्परेचर के नीचे मूव करते हैं तब क्या होता है, अल्फा क्या करता है, लिक्विड जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है किसमें, डेल्टा में। ये नए तरह का कॉम्पोजिशन है, इसमें ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ, द डेंड्राइट्स बिगन टू रिएक्ट विद द रिमेनिंग लिक्विड एंड फॉर्मिंग अ सॉलिड सॉल्यूशन डेल्टा। अब क्या होगा, ये डेल्टा सॉल्यूशन बनना चालू हो जाएगा, डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन, ये डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, पेरिटेक्टिक टेम्परेचर के नीचे मूव करते हैं। विच कंटेन्स 45% सिल्वर इन कंपोजिशन सी। अगर हम सी की बात करते हैं, अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 45% सिल्वर है। इसी पॉइंट के बाद अगर हम नीचे मूव करेंगे यहाँ पे, तब ये क्या करेगा, डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन जनरेट होने लगेगा ऑफ कंपोजिशन सी। सी कंपोजिशन मतलब कि सी यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे क्या कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। परसेंटेज मतलब आपका प्लेटिनम का कितना परसेंटेज, सिल्वर का कितना परसेंटेज, उस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। कंपोजिशन का मतलब परसेंटेज ऑफ दी कंपोनेंट्स। सिंस ZZ1, अब कहाँ है ZZ1, ये रहा Z और ये ZZ1, इसकी बात कर रहे हैं। ये दो पॉइंट दिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर हम आ गए हैं, अब इस पॉइंट पे आ गए हैं, ये Z1 और ये रहा हमारा Z, ये दो पॉइंट है। सिंस ZZ1 पॉइंट R लाइज बिटवीन B एंड C, क्या कर रहा है R, ये जो R पॉइंट है ये B और C के बीच में है। दिस मीन्स दैट देयर इज एन एक्सेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन अल्फा सो दैट द लिक्विड इज यूज्ड अप फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो R पॉइंट है यहाँ पे क्या है, लिक्विड एक्सेस में है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है लिक्विड और अल्फा के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ तक आते आते भी लिक्विड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लिक्विड जो है एक्सेस में है, इसीलिए क्या होगा, पहले लिक्विड ट्रांसफॉर्म होगा, और वो किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए लिक्विड जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेल्टा में, ठीक है। ये जो ऊपर लिक्विड था, इसके नीचे जब हम मूव करते हैं, ये वाली लाइन के नीचे अभी भी लिक्विड था, तो लिक्विड ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बनता है, डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। Hence the final structure will consist of alpha containing 12% silver of composition B and delta, यहाँ पे D नहीं है, ये है delta containing 45% silver composition C। इसका मतलब ये है अगर हम नीचे मूव करते हैं तब हमारे पास नीचे मूव करते वक्त इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर, सिल्वर कितना होगा, 12% सिल्वर होगा, और अल्फा होगा 12%। जब अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा में 12% सिल्वर होगा। यहाँ पे देखिए इस लाइन में यहाँ पे 12% सिल्वर है, ये है 12% सिल्वर। और अगर हम पॉइंट सी की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, इसको अगर आप नीचे मूव करोगे तो ये 45% सिल्वर रहेगा, पॉइंट सी की बात करें तो। अब इसमें अगर हम देखिए द फेसेस विल बी इन द रेशियो, अगर जो फेस हम फेस कैलकुलेट करते हैं तो फेसेस कैसे रहेंगे, द वेट ऑफ कंपोजिशन अल्फा, अगर हम अल्फा और बीटा का क्या करते हैं, कंपोजिशन निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसा लिख लेगा, अल्फा और डेल्टा, सॉरी बीटा नहीं डेल्टा। अगर हम अल्फा और डेल्टा कंपोजिशन निकालने की कोशिश करते हैं तो रेशियो में हम उसको डिवाइड कर देंगे आरसी अपॉन बी आर से।
आर सी अपॉन बी आर, जैसे अभी हमने पीछे निकाला था कॉम्पोजिशन, यहाँ पे निकाला था तो हमने क्या किया था आर डी अपॉन आर बी कर दिया था। तो यहाँ पे हमें अगर वेट निकालना है या कॉम्पोजिशन का प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, इस पॉइंट को हम सेंटर बना लेंगे आर पॉइंट को, और यहाँ से लेकर के सी पॉइंट तक देखेंगे और यहाँ से बी पॉइंट तक मूव करेंगे। तो ये रेशियो जो होगा वो हमको बता देगा कि अल्फा का कितना कंपोजिशन है या वेट है और डेल्टा का कितना कंपोजिशन है या वेट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, आर पॉइंट पे। जैसे हमने मैंने आपको लास्ट 4-5 क्लास पहले हमने ये पढ़ा था लीवर आर्म प्रिंसिपल, याद होगा आपको। लीवर आर्म प्रिंसिपल में हम ये करते हैं, एक सेंटर पे पॉइंट बनाते हैं और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, राइट साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आ रहा है, हम ये जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये कहां से आ रहा है, लीवर आर्म प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, जो लीवर आर्म प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ये लीवर आर्म प्रिंसिपल से आया है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको रिकॉल करिएगा। वेट ऑफ डी कंपोजिशन सी, वेट ऑफ डी, यहाँ पे वेट ऑफ डी की बात कर रहा है, ऑफ कंपोजिशन सी आर सी पी आर, कंसिडर अनदर एलॉय वाई। अगर हम इस वाई की बात करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं यहाँ पे वाई वाले पॉइंट पे, इस वाई पॉइंट पे अगर हम मूव कर जाते हैं, अगर हम इस वाई पॉइंट से नीचे आते हैं, द फर्स्ट स्टेज इज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एलॉय इन द सेम एज जेड। जेड जैसे ही क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। जैसे ही पॉइंट यहाँ पे आपका T2 पे पहुंचेगा, ये टेम्परेचर है T2, इस T2 पे पहुंचेगा जैसे ही टेम्परेचर, तब क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे मूव करेगा। अब इसमें क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ y इज एज द सेम एज z। z के जैसे ही सॉलिडिफिकेशन, जैसे यहाँ पे z सॉलिडिफाई हुआ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों के बीच में ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। बस ये हो गया यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है सिल्वर और प्लेटिनम का चेंज हो गया। सिल्वर का कॉम्पोजिशन जो है वो 50% से ज्यादा हो गया और प्लेटिनम का कॉम्पोजिशन जो है वो, अगर यहाँ देखेंगे आप, 50% से कम हो गया। तो सॉलिडिफिकेशन बिगन्स एट T2, यहाँ पे स्टार्ट होता है ये T2 टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हमने Z पॉइंट की बात, Z कंपोजिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो सॉलिडिफिकेशन T1 टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखेंगे हम T2 टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। When the peritectic reaction is reached, the alloy consists similarly of dendrite alpha, यहाँ पे भी अल्फा डेंड्राइट्स बनेंगे, and the composition B and the liquid of composition D, but in the proportion। ये भी इस तरह से आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे y1 की, तो यहाँ पे ये y1 जो है सेंटर पे हो गया। जैसे सेम वही लीवर आर्म प्रिंसिपल की बात करेंगे, लीवर आर्म प्रिंसिपल यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। ठीक है, लीवर आर्म प्रिंसिपल पे यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, y1 सेंटर पॉइंट हो गया, y1 सेंटर पॉइंट हो गया। ये यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे ये C पॉइंट हो जाएगा, सॉरी B पॉइंट, और यहाँ पे देखेंगे हम ये D पॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे कौन सा, लीवर आर्म प्रिंसिपल, और इससे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं कि कितने में कौन सा प्रोपोर्शन कितना है। तो यहाँ पे अल्फा अपॉन लिक्विड इज इक्वल टू y1d अपॉन y1b। तो y1d मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और y1b मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इस रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और लिक्विड का प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एट अ पेरिटेक्टिक टेम्परेचर ऑल द रिएक्टेंट्स all alpha reacts with some of the liquid to form delta। यहाँ पे डेल्टा बनेगा अल्फा के साथ, लिक्विड के साथ जब कंबाइन होगा तो वो डेल्टा बनाएगा। ऑफ कंपोजिशन C, the proportion of delta to the remaining liquid is delta to the, यहाँ पे delta is to liquid is equal to, ये लिखा हुआ थोड़ा सा मिस हो गया। तो यहाँ पे अपन अगर हम डेल्टा अपन लिक्विड का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो y1d अपॉन y1c। तो इस प्रोपोर्शन से हमारा क्या निकल जाएगा, कितना प्रोपोर्शन हमारे पास डेल्टा का लिक्विड, डेल्टा और लिक्विड का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे हमने अल्फा और लिक्विड का रेशियो निकाल लिया और यहाँ पे डेल्टा और लिक्विड का रेशियो निकाल लिया। असल में अब आप ये सोच रहे हो कि इतनी सारी चीजें हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको ठंडा ही करना है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, जब मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है तो हमको ये समझना जरूरी होता है कि किस फेस में कितने टेम्परेचर पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी चीज का कास्टिंग करते हैं तो उसकी हमको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चाहिए, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, जो स्पेसिफिक टाइप के हमको जो कॉम्पोजिशन चाहिए उससे स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी आती है। तो हमको ये जब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मेटल को या उस कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स को या एलॉय को हमें क्या करना पड़ता है,
उस रेशो में, उस टेम्परेचर पे या उस स्टेज पे ले जाकर के उतने टेम्परेचर पे कूल करना। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस जगह पे हमें इतना प्रोपोर्शन लिक्विड चाहिए, इस जगह पे इतना प्रोपोर्शन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उसको स्टडी करते हैं। तो इसी इतनी सारी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं हम, बेसिकली उसका पर्पस यही है कि हम क्या कर सकें, एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा हो गया या गामा हो गया, जो भी है वो हम बना सकें, ताकि हमें स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी किसी एलॉय में हमको जनरेट कर सके या हमें मिल सके। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इतनी स्टडी करते हैं इसकी। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द पेरिटेक्टिक रिएक्शन हैज ऑकर्ड, द टेम्परेचर फॉल्स एंड द रिमेनिंग लिक्विड टेंड्स टू सॉलिडिफाई एज डेल्टा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जैसे ही आएगा, ये y पॉइंट के अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सेम वैसे ही चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिक्विड प्लस डेल्टा का। ठीक है, और उसके बाद जैसे y2 पॉइंट पहुंच जाएगा, y2 पहुंचने के बाद ये कंपोजिशन किस में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डेल्टा सॉलिड सॉल्यूशन में ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। At y2 the solidification is completed and the structure will consist of crystal of uniform delta। यहाँ पे solidification complete हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे solidification y2 पे complete होने के बाद ये complete नीचे तक पूरा solid ही रहने वाला है, और कौन सा solid रहने वाला है, delta solid solution रहने वाला है, of same composition as that of the original liquid। In actual practice fast cooling tends to produce heterogeneous grains and may cause some alpha to retain in the center of the delta grain। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि देखिए हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इतनी सारी चीजें, कि क्या प्रपोर्शन है, क्या लिक्विड का प्रपोर्शन है, क्या डेल्टा का प्रपोर्शन है। इसका रीजन ये है कि हमें किस ट्रांसफॉर्मेशन को कितनी देर कितने टेम्परेचर पे रखना है। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम क्या करते हैं, फास्ट कूलिंग कर देते हैं, अगर हमने फास्ट कूलिंग कर दी तब क्या होगा, ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा है कॉम्पोजिशन, इसके बीच में कहीं ना कहीं अल्फा का पार्ट रह जाएगा कुछ, तो ये हमको नहीं चाहिए। अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे स्लो कूलिंग करनी पड़ेगी। और ये स्लो कूलिंग कैसी हो पाएगी, जब हम स्टडी कर पाएंगे कि बेसिकली किस फेज को हमें कितनी देर में ठंडा करना है। तो इतनी सारी जो हम स्टडी कर रहे हैं कि किस जगह पे लिक्विड रखना है, किस जगह पे सॉलिड रखना है, और लिक्विड सॉलिड का कॉम्बिनेशन को कितनी देर में हमें ठंडा करना है, ये सारी स्टडी का बेसिक पर्पस यही है कि हमें जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन चाहिए, जैसे अगर इस जगह पे हमें सिर्फ डेल्टा चाहिए तो डेल्टा ही आना चाहिए, अल्फा का प्रोपोर्शन उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, जिससे जैसे अगर अल्फा का प्रोपोर्शन उसमें मिक्स हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हमें ये इस तरह की प्रॉपर्टीज चेंजेस नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसको इतनी डिटेल में स्टडी करते हैं, फेज डायग्राम को या इक्विलिब्रियम डायग्राम को।